हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। तो आज हम आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का ओरिजिनल सेट जो कि 29/8/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, इसे सॉल्व करेंगे और आप लोगों को इसका सही उत्तर भी बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इस प्रश्न चिन्ह का सही जल प्रतिबिंब चुनें। ये जो फिगर दिख रहा है इसका सही जल प्रतिबिंब हमको चुनना है। तो हम इस फिगर को अगर जल में देखेंगे तो ये जो चिन्ह है ऐसे जो बना है ये बन जाएगा ऐसे, क्योंकि जो ऊपर इस साइड का से बना है वह नीचे इस साइड से बन जाएगा। और ये जो खड़ी लाइन है जो त्रिभुज में दिखाई दे रहा है ऐसे खड़ी लाइन, वो नीचे की तरफ होगा खड़ी लाइन ऐसे, और जो नीचे की तरफ बेड़े यानी ऐसे लाइन है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा ऐसे करके, और ये वाला फिगर ऐसे ही बना रहेगा। यानी इसका यही प्रतिबिंब बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। यह इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि बी में दिया गया है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जो कि ये फिगर दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार हो तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो हमें पता है 5 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 5 फरवरी 2019 को एक दिन बढ़ जाएगा यानी मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार तो फरवरी जो है 5 फरवरी को 2019 में यह मंगलवार हो जाएगा। तो फरवरी में बचा है, फरवरी जो होता है वो लीप ईयर नहीं हो तो वो 28 का होता है। तो इसमें 5 घटाएंगे तो फरवरी जो है उसमें बचेगा 2 दिन। फरवरी के बाद मार्च बचेगा, उसमें बचेगा 3 दिन। उसके बाद अप्रैल में 8वें दिन पूछ रहा है यानी 7 से भाग देंगे तो बचेगा 1 दिन, यही शेष दिन बचेगा। तो इसे जोड़ेंगे तो आएगा 6 दिन। तो 6 दिन हमें आगे बढ़ना है। तो मंगलवार से 6 दिन जोड़ेंगे, मंगलवार प्लस 6 दिन आएगा सोमवार जो कि यही इसका उत्तर है। फरवरी में बचा था 23 दिन। 23 दिन में अगर हम 7 का भाग देंगे तो बचेगा शेष 2 दिन। उसी प्रकार फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च 31 का महीना होता है, उसमें 7 से भाग देंगे तो बचेगा 3 दिन, ये शेष लिखा गया है। उसी प्रकार 8 अप्रैल को पूछ रहा है, तो 8 अप्रैल में अगर हम 7 का भाग देंगे तो बचेगा 1 शेष। इन तीनों को जोड़ेगा आएगा 6 दिन। 6 दिन में अगर हम मंगलवार को जोड़ देंगे, मंगलवार प्लस 6 दिन, तो आ जाएगा सोमवार जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सी आकृति समूह की बाकी आकृतियों से मेल नहीं खाती है। तो पहला फिगर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। हमें बता रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी आकृति इन चारों में समूह से अलग है। तो आप फिगर देखिए, जो ये पहला फिगर है इसमें जो ये घूम रहा है वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। दूसरे में भी जो घूम रहा है वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, और जो चौथे में है ये भी देखिए अब घड़ी की दिशा में घूम रहा है। लेकिन जो फिगर नंबर 3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये फिगर नंबर 3 ये घड़ी के विपरीत के दिशा में घूम रहा है, यानी यही चारों में से अलग है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 3, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बिजली बल्ब 4200 में खरीदा गया था, इसका मूल्य 8% प्रति
वर्ष की दर से कम होता है, 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो जो भी मूल्य होता है वो अपने आप 100% के बराबर होता है। तो 100% का मान दिया है 4200। हमसे पूछा है कि 8 वर्ष प्रति वर्ष की दर से कम हो रही है, तो 92 हो जाएगा 1 वर्ष कम होने पर। तो इसका परसेंटेज होगा, यही हमें परसेंटेज निकालना है 92 का दाम। तो 4200 बटे 100 गुणे 92, ये दोनों जीरो से कट जाएगा। 42 का जब 92 से गुणा करेंगे आएगा तो 3864 आएगा। यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि कहा गया है 8% प्रति वर्ष की दर से कम हो रहा है, तो हम 100 में से 8% घटा देंगे तो आ जाएगा 92%, और 92 का परसेंट का मान है 3864। यही इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता किस भारतीय मॉडल ने जीती है। तो ये पुराना करेंट है, इसका हो जाएगा मानसी छिल्लर। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को हिटमैन भी कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है जो एक बार किसी अवस्था से परिवर्तित होकर दूसरे अवस्था में हो जाए, तो यह कभी पहले अवस्था में नहीं आएगा, यही रासायनिक परिवर्तन कहता है। जबकि जो फिजिकल होता है यानी भौतिक परिवर्तन, यह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में हम परिवर्तित कर सकते हैं, फिर दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में भी उसे परिवर्तित करते हैं। इसे उत्क्रमण परिवर्तन भी कहते हैं या भौतिकी परिवर्तन भी कहते हैं, फिजिकल। तो हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न में कहा गया है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, यानी एक वस्तु से दूसरा वस्तु बन जाने पर दूसरा वस्तु से पहला वस्तु नहीं बनेगा, वही रासायनिक परिवर्तन है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है दही से दही का खट्टा होना, यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही मक्खन जो है एक बार खट्टा हो जाएगा तो कभी दूध नहीं बने। जैसे दूध को हम दही बनाते हैं, तो दूध से एक बार दही बन गया तो दही से हम कभी दूध नहीं बना सकते। तो ये तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। सूखी बर्फ का बनना, एक बार बर्फ से हम अगर पानी बना देंगे फिर पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, तो यह तो है फिजिकल परिवर्तन, यानी ये वाला भौतिकी परिवर्तन है। एक प्लेट तार को गर्म करना, एक बार तार गर्म हो गया तो एक बार ठंडा भी हो जाएगा, यानी पहले अवस्था गर्म की हो गई फिर पुनः अवस्था ठंडी हो गई, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिकी परिवर्तन। लोहे का चुंबकीकरण, एक बार लोहे से चुंबकीकरण हो जाएगा फिर पुनः हम उसे लोहे के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ये भी फिजिकल परिवर्तन हो गया। यानी इसका उत्तर है मक्खन का खट्टा होना, यही रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है हम लोगों को, 1, 2 और ये सबसे नीचे वाला 3, यही फिगर में हमें गिनना है त्रिभुजों की संख्या। तो हम जानते हैं अगर कोई फिगर ऐसे बना है तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, एक तो ए वाला किनारे वाला त्रिभुज, और दूसरा ये किनारे वाला त्रिभुज, और तीसरा ये जो सबसे बड़ा वाला है त्रिभुज ए। तो ऐसे फिगर जो बना है इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। इसमें एक पहला वाला एक त्रिभुज 3, और दूसरा वाला 3, और तीसरा वाला 3, यानी पहले में 3 त्रिभुज है, फिर दूसरे में 3 है, और फिर तीसरे में 3 है। इससे जुड़ेंगे आएगा 9, यानी पूरे त्रिभुजों की संख्या 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 28। सबसे बड़ा जो उच्चतम प्रतिशत है वो 28 है, और जो सबसे कम है वो 5% है।
और जो जीएसटी हमारे भारत में लागू हुई थी वो 1 जनवरी 2017 को, 1 जुलाई, 1 जनवरी नहीं है, 1 जुलाई है, और 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। और इसका संशोधन था वो 101वां संशोधन था जीएसटी वजह। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जुलाई जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2017 को। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर, तो प्रश्न नंबर 10 है, एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग इसी संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से 10.06 अधिक है। तो पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा 7। इसे आप हल भी कर सकते हैं। इसका हल करके आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। नहीं हल हो पाएगा तो इसे हम अगली वीडियो में आपको हल करके दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो अधातु होते हैं उसके बाहरी कोश में या तो 5 होते हैं, या तो 6 होते हैं, या तो 7, या तो 8। 8 ऐसे होते नहीं हैं, क्योंकि जो जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पूर्ण अस्थाई होता है, यानी उसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। और अधातु जो है वो अक्रिय गैस भी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5, 6, 7 और 8 जिसके बाह्यतम कोश में यानी बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या 6 इलेक्ट्रॉन हो, या 7 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम अधातु कहते हैं। जबकि धातु में जो होता है उसके बाह्यतम कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार हम धातु को भी ज्ञात कर सकते हैं कि धातु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार उपधातु में कितने इलेक्ट्रॉन होते बाह्यतम कोश में, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उपधातु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी प्रश्न पूछा गया है, आप लोग याद करके रखिए। और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनें। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसका जल में प्रतिबिंब कैसा बनेगा यह बताना है। तो ये जो गुणा वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है वो नीचे की तरफ होगा इस साइड, और ये वाला फिगर इस साइड होगा। लेकिन जो इस तरह से दिखाई दे रहा है वह नीचे जाने पर इस तरह से दिखाई देगा, यानी फिगर ऐसे बनेगा और आधे पर बनेगा। और ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ऐसे, ये जो नीचे रंगा हुआ है हल्का आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह ऊपर की तरफ ऐसे किनारे पर रंगा रहेगा, ऐसे फिगर बनेगा। ऐसा फिगर जो कि आप लोग ऑप्शन सी में देख रहे हैं, यह इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 4 में दिखाई दे रहा है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? जो परमाणु का त्रिज्या होता है वो क्या नापता है? तो परमाणुवी आकार। जैसे हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु के आकार की त्रिज्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि परमाणु का जो आकार है वो कितना है। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका ऐसे बनेगा, नाभिक अंदर होगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप हीलियम को देखेंगे, ऐसे हीलियम ने नाइट्रोजन को देखिए,
नाइट्रोजन जो कि 11 है, तो इसका फिगर बनेगा, पहले ये नाभिक है, फिर 1, फिर 2, क्योंकि 2, 8 और 1 होता है। पहले में एक और बनेगा, पहले में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होगा 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इसकी परमाणु त्रिज्या कम है, एक ही है, यह परमाणु का आकार कम होगा हाइड्रोजन में, लेकिन सोडियम में ज़्यादा होगा। इसीलिए इसका जो उत्तर होगा, परमाणुविक आकार को मापने के लिए परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि 10 किलो द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। तो फार्मूला जिनको याद नहीं हो वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला होता है F बराबर ma, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन में न्यूमेरिकल भी, फिजिक्स के काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आप लोगों को फार्मूला याद करना होगा। तो एफ का मान दिया है 20 न्यूटन और एम जो कि द्रव्यमान है इसका दिया है 10 kg। तो हमें ज्ञात करना है त्वरण यानी ए का मान। तो एफ का मान दिया है 20 न्यूटन, एम का मान दिया है 10 किलोग्राम और ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे 10 से इसे काटेंगे 2 बार, जो ए का मान होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शक्ति का सूत्र क्या है। तो हमें इसका भी फार्मूला याद करना होगा, क्योंकि P बराबर होता है W/T। W का मान होता है किया गया कार्य, किया गया कार्य, और T का मान होता है समय। तो इसका जो हमें सूत्र ज्ञात करना है वो सूत्र होता है P बराबर W/T, और जो किया गया कार्य है उसे ऊपर लिखेंगे कार्य और बटे समय, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को 2 में दिखाई दे रहा है, यही इसका फार्मूला है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। तो लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और u का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी u जो कि माइनस में होता है हमेशा। 1 मिनट सर, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u का मान जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है, -20, और f का मान दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 1/10, और इस u को इस पार लाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन -20 इसका मान है u का मान जो है वो माइनस है, तो लिखेंगे कोष्टक में 1/-20 बराबर 1/v। तो इसे हल करेंगे तो 1/10 माइनस 1/20 बराबर v, और इसे हल करेंगे तो आएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि इसका उत्तर है। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिखा गया है कि 20 सेंटीमीटर, और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जोड़े में से समरूप शब्दयुग्म का चयन करें। तो यह दिया गया है शब्द,
कि संक्रांति आंध्र प्रदेश, जो यह त्यौहार है संक्रांति, यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उसी प्रकार जो इसमें चारों ऑप्शन में दिया गया है कि ओणम केरल में मनाया जाता है, भांगड़ा पंजाब में मनाया जाता है, क्रिसमस क्रिश्चियंस का है और कथक उत्तर प्रदेश का। ये जो देख रहे हैं भांगड़ा यह नृत्य है और ये कथक ये भी नृत्य है, जबकि यह एक त्यौहार है। तो ये जो क्रिश्चियन होता है, क्रिसमस एक क्रिश्चियन का एक पवित्र त्यौहार है, लेकिन इसे ईसा मसीह जो लोग मनाते हैं वो क्रिश्चियन को मनाते हैं, क्रिश्चियंस नहीं मनाते, यानी ये भी गलत हो गया। और ये दोनों तो नृत्य हैं, ये दोनों हो ही नहीं सकते, यानी ये दोनों भी गलत हो गए। जबकि जो ओणम है वो केरल का एक पवित्र त्यौहार है, यानी इसका सही उत्तर होगा ओणम, जो कि केरल का एक पवित्र त्यौहार है। अगला प्रश्न है 14, 35 और 56 का म स कितना है, ल स कितना है। तो हमें 14, 35 और 56 का ल स ज्ञात करना है। तो हम 7 से काटेंगे 2 बार, 7 से काटेंगे 5 बार, 7 से काटेंगे 8 बार, इसे 2 से काटेंगे 1, 5 और इसे 4। इसका गुणा करेंगे 4 पंजे 20 और इसका गुणा करेंगे 14। 14 में हम 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 14 दूना 28, 280। यही इसका लस है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली का जामा मस्जिद बना था। अगला प्रश्न है यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो अगर रासायनिक सूत्र आप लोगों को ज्ञात करना है तो जैसे बी की जो संयोजकता होती है उसे ए पर रखते हैं, और जो ए की संयोजकता होती है, जैसे ए की संयोजकता 2 है तो इसे हम बी पर रखेंगे, जबकि बी की संयोजकता मान लो 4 है तो इसे हम ए पर रखेंगे। यही बनाने का यौगिक बनाने का सूत्र होता है। तो इसमें दिया गया है कि एल्युमिनियम Al इसकी संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता है उसे एल्युमिनियम पर रखेंगे और एल्युमिनियम की जो संयोजकता है उसे ऑक्सीजन पर रखेंगे, यही इसका यौगिक बनेगा। यही है एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है श्री और कवि दंपत्ति हैं, इधर लिख देंगे श्री और इधर कवि, ये दंपत्ति है मतलब पति पत्नी है। कह रहा है सीरी सेम्यू की बहन है और सेम्यू कवि की बहन है, तो कवि का बहन जो है वो सेम्यू है। सेम्यू कवि की बहन है और सीरी जो है वो सेम्यू की बहन है, तो सीरी भी इसकी बहन होगी। सीरी सेम्यू बहन है तो सीरी भी बहन होगी, यानी कवि सेम्यू और सीरी ये तीनों आपस में बहनें हैं। कह रहा है सीरी श्री का क्या लगती है, तो जो श्री है वो सीरी का जीजा लगेगा, और हमसे पूछा है सीरी का क्या रिश्ता है, तो जो वाइफ की बहन होती है उसे साली कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यदि बहुपद 5x² - 7x + 2 के शून्य अल्फा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। पहले हम अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा और प्लस बीटा इसका मान होता है -b/a, तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो b का मान दिया है -7, -7 से
वाला चिन्ह हट जाएगा, यानी 7/, ए का मान दिया है 5, तो 5 लिखेंगे। इसी जो यह दिया गया है बहुपद, इसी से हम तुलना करेंगे। जो अल्फ़ा होता है और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो -b -7, तो माइनस माइनस कट गया तो आएगा 7/5। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है इसका मान होता है c/a। c का मान दिया गया है 2 और a का मान दिया गया है 5। हमें दिया गया है उनके व्युत्क्रम का योग, यानी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम एलसीएम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा बीटा और यहाँ आएगा अल्फ़ा। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 7/5 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान हम ज्ञात किए थे 7/5 था, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका मान था 2/5। तो 5 सबसे ऊपर जाएगा और 2 का यहाँ गुणा होगा, तो आएगा 7 से ऊपर गुणा करेंगे आएगा 35 और नीचे करेंगे 10। इसे 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। यही इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो ये जो स्लेरेकाइमा है इसका अस्थायी ऊतक मृत कोशिकाएं होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो कह रहा है कि वृषण और खाली जगह दिया गया है में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो जो वृषण होते हैं जिससे वो कहाँ पर स्थित होते हैं? तो वो स्थित होते हैं अंडकोश के थैली में, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में आपको ज्ञात करना है किसका गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है यानी 2, तो 72 का हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 144, और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 12, जो कि यह 12 का पूर्ण वर्ग है। यानी 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा, यही इसका पूर्ण वर्ग है। तो यही हमसे पूछा गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 72 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। आप भी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर विकल्प से ही कीजिएगा, क्योंकि यह सबसे कम समय में और सबसे आसानी से हल हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर यात्रा करता है, अंत में वो दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, तो आरंभ बिंदु और गंतव्य बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो हम फिगर पहले इसका बनाते हैं। मान लीजिए एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है ए से, पहले वह पूर्व की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। ये 15 है, ये 20 है। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर की यात्रा करा। उसके बाद फिर वह दाहिने मुड़ता है और 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो हमें आरंभ बिंदु और गंतव्य मतलब ए से बी तक की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसे हम सरल फिगर बना लेते हैं इस प्रकार। इसमें 20 जोड़ेंगे और 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यह 20 और 15 35, और इसमें नहीं
35 नहीं आएगा क्योंकि गलत हम जोड़ रहे हैं। इधर 15 गया है, इधर 30 गया है। 15 और 30 जोड़ेंगे आएगा 45। 15 और 30 क्योंकि यह पूर्व की दिशा में, और जो दक्षिण की दिशा में इधर 20 किलोमीटर है और इधर 40 किलोमीटर, यानी ये पूरा गया है 60। 20 और 40 जोड़ेंगे 60। हमें बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पाइथागोरस का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, और इसका उत्तर है 75 किलोमीटर। आप इसे हल कर सकते हैं, 45 के स्क्वायर और 60 के स्क्वायर करके वर्गमूल निकालेंगे आएगा 75, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक लंगर लगी नाव लहरों से घिरी है, उससे एक तरंग शीर्ष की दूरी 80 मीटर है और लहर की गति 20 मीटर प्रति सेकेंड है। नाव तक उस तरंग शीर्ष को पहुंचने में लगा आवश्यक समय कितना होगा? हमें समय पूछा है, तो फार्मूला होता है समय, यानी टी बराबर समय होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें अगर हमें समय ज्ञात करना है तो होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी दिया गया है 80 मीटर और जो चाल दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड। इसे काटेंगे तो आएगा 4 सेकंड। यही इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, -70 + 28 भागा कोष्टक में 7 - 3 के जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, इस जगह पर क्या आएगा? तो इसे हल करेंगे, तुम लिखेंगे -70 + 28 भागा, पहले कोष्टक में हल करेंगे, 7 में से 3 जाएगा आएगा 4। अब ये 4 से अगर हम 28 में भाग देंगे आएगा 7। तो -70 + 7, इसे घटाएंगे तो आएगा -63, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है यानी माइनस का चिन्ह लगेगा। और 70 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 63, तो -63 इसका सही उत्तर है। 4 में -63 दिया गया है। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए, जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर है। परीक्षा कितने अंक की थी? तो जो 84% दिया गया है वो 63% अंक के बराबर है। हमें 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100% बराबर होगा 63 बटे 84 गुणे 100। इसे हल करेंगे तो 7 से हल करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 7 से इसे काटेंगे 9 बार और 3 से इसे काटेंगे 4 बार, 3 × 4 = 12, 3 से इसे काटेंगे 3 बार, यानी इधर गुणा करेंगे आएगा 300 बटे 4। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 75। इसे काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 × 7 = 28, बचा 2 और 4 × 5 = 20, यानी 75 इसका सही उत्तर है। अगला, शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मान्यता है पहला, अनुशासन शिक्षण को प्रभावित बनाने का एक तरीका है, तो यह तो पहला सही है। दूसरा है शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि वह कहना चाहता है कि आप एक अनुशासित
छात्र बनिए, अनुशासित रहेंगे तो शिक्षा में प्रभावी अच्छा बनेगा, यानी आपको शिक्षा अच्छा तरीके से आने लगेगा। इसीलिए आपको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। यह इसका पहला सही है, यानी इसका जो केवल है केवल एक निहित है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह दिया गया है फिगर, इन फिगर को आपस में बनाना है कि यदि दिए गए चित्रों में केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं तो समूह कौन कौन से होंगे। तो समूह आप लोगों को बनाना है। समूह बनाने के लिए आपको यह फिगर देखना पड़ेगा। ये वाला फिगर देखिए आप पहले, ये तीनों, तो 1, 4 और 7, ये पहला फिगर बनेगा। और जो दूसरा है वह इस प्रकार बनेगा। एक तो ये वाला फिगर देखिए 9वां, एक 5वां, एक 9वां और एक 5वां और एक 8वां। ये वाला फिगर देखिए, ये आपस में सही है, यानी 5, 8 और 9, ये दूसरा बनेगा। उसी प्रकार का बचा है 3, 2 और 6, ये तीसरा बनेगा। यानी 1, 4, 7, 5, 8, 9 और 3, 2, 6, ये तीनों बनेंगे। इसे आप लोग देख लीजिएगा। विकल्प, तो विकल्प जो पहला है यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें 1, 4, 7, 2, 3, 6 और 5, 9, 8 है। अगला प्रश्न कह रहा है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले आयत के समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज है जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो यह जो दिया गया है 10 और 6, इस आयत का जो परिमाप है वह एक चतुर्भुज बनाया गया है। तो आप पहले निकालेंगे आयत का परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला होता है आयत का 2a + b। a जो होता है लंबाई, b चौड़ाई। तो दिया गया है 2, a का मान 10 और b का मान 6, जोड़ेंगे ये 16 हो गया, 16 का 2 में गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। यह एक समचतुर्भुज बनाया जाता है, यानी इसे एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। चतुर्भुज का परिमाप जो होता है वो 4a होता है। इसे हम अगर 4 से भाग देंगे तो 8 आया जाएगा। यह एक चतुर्भुज का एक भुजा है 8 सेंटीमीटर। और चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है a² sin थीटा। यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है a² sin थीटा। a का मान दिया गया है 8, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे और दिया गया है साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री गुणे साइन 60। तो 8 का स्क्वायर करेंगे आएगा 64 और साइन 60 का मान होता है √3/2। इसे 2 से काटेंगे आ जाएगा 32 √3। यही इसका उत्तर है। तो इसे हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है 32 √3, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवजानी घोष। यह पुराना करंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। ये जो दर्पण प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है यह कैसा दिखाई देगा। तो ये जो फिगर है वो इस प्रकार बन जाएगा
और ये जो तीर का निशान है वो इस तरफ बन जाएगा, और ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है वो जब पलटेंगे तो जो इस प्रकार से है, मतलब वो इस प्रकार से हो जाएगा, जो इस प्रकार से वो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी ऐसा फिगर बनेगा। और ऐसा फिगर जो बना गया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है तार की लंबाई दोगुनी करने पर एम्पियर की रीडिंग पर क्या प्रभावित होगा? तो यह आधी हो जाएगी। जब तार की लंबाई हम दोगुनी कर देंगे तो एम्पियर का रीडिंग आधी हो जाएगी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये चारों, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कोई आकृति किसकी कोई इकाई नहीं है। इकाई पूछ रहा है, यानी किसका कोई मात्रक नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा सापेक्षिक घनत्व, तीसरा विस्थापन और दाब। तो विस्थापन का होता है मीटर, दाब का होता है पास्कल और घनत्व का होता है आयतन बटे पदार्थ बटे घनत्व। यानी इन तीनों का तो मात्रक होता है, जबकि सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता। इसके साथ साथ विकृति, ये भी पूछता है कि विकृति, इसका भी कोई इकाई नहीं होता है। और एक होता है घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता, ये भी याद कर लीजिएगा। सापेक्षिक घनत्व, विकृति और घर्षण गुणांक, इन तीनों का कोई भी इकाई नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण में दिए गए किन चिन्हों तथा संख्याओं के स्थान पर परस्पर परिवर्तित करने से LHS और बराबर RHS हो जाएगा? तो हमें यह जो दिया गया है समीकरण, इसे मतलब LHS और RHS बराबर करना है। तो ऑप्शन नंबर जो हम 4 इसे उठाएंगे तो 6 के जगह पर 4 लिखेंगे और गुणा की जगह पर प्लस लिखेंगे और 4 के जगह पे 6, प्लस के जगह पे गुणा और 2, ऐसे ही इसे गुणा करेंगे 6 दूना 12 और प्लस 4 आ जाएगा 16, और जो कि बराबर में दिया गया है 16, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है किसी घन के कोरों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप का आधा है। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो इसे हम हल करते हैं। तो किसी घन के कोरों का योग होता है 12, यह वर्ग का परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप होता है 4a, इसका आधा है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, आएगा 24 बराबर 4a, 4 से इसे काटेंगे 6 बार, यानी जो 6 है वह a का मान है। और हमें दिया गया है कि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग की एक भुजा, जो घन का आयतन है यानी 6 का स्क्वायर होता है क्यूब 216, यह एक वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर है। तो यही इसका मान हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है मार्च 2018 तक उपलब्धि जानकारी के अनुसार बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक। यह पुराना करंट है, आप लोगों को नया करंट ज्ञात करना है। तो ये कहा गया है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न 26, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न 26 इन चारों विकल्पों में से किस में छुपी हुई है। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये चारों में से किस में छिपी हुई है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देख लीजिए इन चारों में से किस में छिपी हुई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व
समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन, क्योंकि कार्बन यह बड़ी से बड़ी श्रृंखला बनाता है और बड़े से बड़े अणु बनाने की विशिष्टता रखता है। अगला प्रश्न है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु जो अपने आप में एक स्थिर रहता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे कोई पत्थर अगर हम छत के ऊपर रखते हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, दिए गए क्रम में अनुपस्थित पद का चयन करें। तो दिया गया है ई से 3 आगे, ई जो है 5 पे 3 आगे करेंगे 8 पे, इसमें 3 आगे करेंगे 11 पे, इसमें 3 आगे करेंगे 14 पे, उसके बाद 3 आगे करेंगे 14 3 17, यानी क्यों? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जो आगे है वो 6 है, उसके बाद 24 है। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 24 है। इसमें 2 का गुणा हुआ है, इसमें 3 का गुणा हुआ है और 6 में 4 का गुणा हुआ है। 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 और 6 में 4 का गुणा करेंगे 24। 24 में अब 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120, यानी क्यों और 120 यही सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिए गए कौन सा अनुमान निहित है। तो प्रश्न कथन तर्क दिया गया है, शहर में गड्ढे के कारण बहुत लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते। तो पहला अनुमान है, समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है। ये तो गलत है, क्योंकि वो कहा गया कि वो गड्ढे होने के कारण वो पहुंच नहीं पा रहा है, यानी तो पहला तो पहुंचना आवश्यक नहीं है, ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है, ये तो सही हो जाएगा अनुमान, क्योंकि कोई अन्य मार्ग होगा तो अगर दूसरा कोई रास्ता होगा तो लोग उस रास्ते से चले जाएंगे। लेकिन कह रहा है कि गड्ढे के कारण, मतलब जो रोड है वो गड्ढे के कारण ही लोग नहीं पहुंच पाते। केवल एक ही रास्ता है, वो उस पर भी गड्ढे हैं, इसलिए नहीं पहुंच पा रहा। यानी जो दूसरा अनुमान है यह सही है, केवल 2 इसका अनुमान फॉलो करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 केवल अनुमान 2 इसमें निहित है। अगला प्रश्न है, दिया गया पाई चार्ट एक परिवार का मासिक घरेलू खर्च दर्शाता है, जिसमें कुल खर्च 33,650 है। तो भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत कितना है? तो आप लोगों को दिखाई दे, बड़ा करते हैं फिगर थोड़ा सा। जो भविष्य निधि है उसका मान है 12%। यही 12% आपको मान ज्ञात करना है। पूरा मासिक घरेलू का जो खर्च दर्शाता है वो 33,650। इसका 12% निकालेंगे, 12/100, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4,338। ये तो मासिक घरेलू खर्च को दर्शाता है, यानी ये जो है ये महीने का है, लेकिन हमें कह रहा है कि वार्षिक बचत, यानी इसमें 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48,456। इसे आप गुणा करके हल भी कर सकते हैं, तो इसका आ जाएगा 48,456, यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 में आप लोगों को दिखाई दे रहा है 48,456। अगला प्रश्न है, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, वहाँ पर उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो ये जो अनुपात दिखाई दे रहा है 3:2, यानी इसका योग 5 होगा। जो 5 से संख्या कट जाएगी वही इसका अनुमानित मान हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है 25 से 5 से कट जाएगा, यही अनुमानित संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रदर्शित
प्रश्न चिन्ह चार उत्तर आकृतियों में से किसी एक में सन्निहित है, सही उत्तर आकृति का चयन करें। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर आप सी में देखिए। पहले ऐसे है, एक मिनट, आप फिगर सी में देखिए, पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यह फिगर बना गया है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, यही फिगर दर्शाया गया है। आप लोग यहाँ से देखिए इस प्रकार, फिर ये नीचे आया है, फिर नीचे से ऐसे गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फिगर दिया गया है, शक्कर, चीनी, गेहूं, चावल और अन्य को दर्शाया गया है। तो दिया गया पाई चार्ट कुछ फसलों के वार्षिक पैदावार को टन में दर्शाता है। यदि शक्कर की पैदावार 6000 टन है तो कुल पैदावार ज्ञात कीजिए। तो आपको शक्कर यानी शुगर का मान है 80 डिग्री। ये पूरा फिगर जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री। 80 डिग्री का मान दिया गया है, एक मिनट, 80 डिग्री का मान जो दिया गया है वो 6000 के बराबर है। हमें कुल पैदावार ज्ञात करना है, यानी 360 का मान ज्ञात करना है। तो 6000 बटे 80 गुणे 360, इसे हल करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, इसे काटेंगे 4 से 2 बार, इसे 4 से काटेंगे 9 बार, इसे काटेंगे 3 बार, 3000 इधर आ गया और इसमें 9 से गुणा करेंगे, आएगा 27000। यही इसका उत्तर है, 27000। 27000 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि जल में गतिज ऊर्जा होती है। जैसे कोई हम नदी या झरना जो पानी गिर रहा है उसके किनारे पर एक टर्बेरेटर लगा देते हैं, तो ये जो जल की गति है ये इसमें टर्बेरेटर में इस पंखे को घुमाती है, तो ये जो गति के कारण पंखा घूमता है, इससे बिजली उत्पन्न होती है। तो ये जल में क्या होता है? तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सबसे कम सीट जीतने वाली पार्टी कौन सी है? तो आप लोग को थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं। इसमें पार्टी दिया गया है A, B, C और D। जो सबसे कम जो जीता गया है वो जो ऑप्शन नंबर D वाला है, क्योंकि इसमें 1 सीट, इसमें 7 सीट, इसमें 3 सीट और इसमें 11 सीट, 11 3 14 7 21 से 22 सीट केवल जीता है। तो सबसे कम सीट इसी ने जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर D वाला जो इसका उत्तर है वो सही है। ऑप्शन नंबर D जो कि पहला में दिखाया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? तो कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है, उसमें 30% की वृद्धि कर देंगे तो 130 हो जाएगा। वो कह रहा है कितने % कम कर देनी चाहिए, तो हमें 100 में से अगर 30 बढ़ गया है तो 30 कम कर देंगे। तो कम किससे करेंगे? हमेशा क्रय मूल्य से, यानी 130 से, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये 0 से कट गया, यानी हो जाएगा 300 बटे 13। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 23 सही 1/13%। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है? तो टोटल दूरी हो जाएगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, इसे जोड़ेंगे तो 0 6 4 10 7 1 8 1 9, ये टोटल दूरी है। और टोटल दूरी को हम अगर समय से भाग दे देंगे तो आ जाएगा चाल, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा से पूछा है, तो हम इसे 18/5 से हल करेंगे। इसे 18/5 से गुणा करते हैं ताकि किलोमीटर में परिवर्तित हो जाए। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर।
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्ण धाराओं में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति: निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए बहुत व्यस्त है, वह बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आतुंगत के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। तो पूर्ण धाराएं है, पहला धारा है सरकारी कर्मचारी आतुंगत की मदद करना चाहता है। यह तो गलत है, क्योंकि वो मदद करना चाहता तो 2 हफ्ते बाद क्यों बुलाता, वह जल्दी ही मदद कर देता। यानी पहला इसका पूर्ण धाराएं गलत है। दूसरा जो है सरकारी कर्मचारी आंगतुंग से कुछ पाने की आशा रखता है, तो ये तो सही है, क्योंकि वो चाहता है कि वो कुछ दे, इसीलिए उसे 2 सप्ताह बाद बुलाया। उसके काम में लेट कर रहा है ताकि वह कुछ धन उसे दे सके अपना जल्दी काम करवाने के लिए। इसका जो दूसरा पूर्ण धारा है वह सही है। ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है केवल पूर्ण धाराएं 2 अंतर्निहित है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बिंदु -5, 5 और 7, -3 वाली रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 में अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसे हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे, 1 मिनट, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस में -5, इधर लिखेंगे 7, -3 और बीच में है 3:1 से इसे विभाजित करना है। तो इस 1 से पहली वाली संख्या में गुणा करेंगे, क्योंकि यह x में गुणा करेंगे फिर दूसरा y में गुणा करेंगे, तो x में 5 का गुणा करेंगे तो -5 प्लस इस 3 से इस x में गुणा करेंगे तो 21 और इन का जोड़ होता है 3, 1 का जोड़ करेंगे 4। और अगला जो है y वाला निर्देशांक, तो पहले 1 से गुणा करेंगे 5 में 5, फिर इस 3 को इसमें गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी -3 त्रिक का 9 बटे इनका योग 3 और 1 का योग करेंगे 4। इसे हल करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 4 का भाग देंगे 4 आएगा। इसको हल करेंगे तो -4 आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। तो जो निर्देशांक बिंदु है वो 4, -1, यही इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिखाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसे हल करने के लिए आप कैलेंडर का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसे हल करके क्या उत्तर आएगा आप ये हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इसका हल हम अगले जो पुराना वीडियो बनाए उसमें बता चुके हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला अक्षर है। तो दिया गया है डी से जी पर दिया गया है, जी से के पर दिया गया है और आगे प्रश्नवाचक। डी जो होता है वो 4 पे होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे आएगा 7, 7 में हम 4 जोड़ेंगे आएगा के, और के में पहले 3 जुड़ा है फिर 4 जुड़ा है, उसके बाद हम 5 जोड़ेंगे, 11 में 5 जोड़ेंगे आएगा 16, 16 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22, 22 पे जो कि भी दिया खाया है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा पी जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है मेरे वर्तमान उम्र में 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र का 3/4 के बराबर है। 3 वर्ष पहले मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की उम्र से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी। तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 63। अगला प्रश्न है 250 ग्राम की एक ऐसा विलयन जिसके ग्लूकोज का मात्रा 5% है, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। तो 12.5 ग्राम होगी।
यह इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या में बतानी है कि कितनी है। तो इनके उस समय जब न्यूलैंड थे तो ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। और पूछता है न्यूलैंड के नियम जो है वो अष्टक नियम को पालन करता है, यानी पहला जो पालन करेगा इसमें 7 जोड़ देंगे तो 8। जो पहला तत्व का रासायनिक गुण है वो 8वें तत्व के रासायनिक गुण से मिलता है। ये भी प्रश्न पूछता है। और न्यूलैंड का जो नियम है वो 24 यानी कैल्शियम तक मान्य है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम हो कहाँ तक मान्य है, तो कैल्शियम तक मान्य है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दिया गया x दीवार बनाने के लिए कितना समय लगेगा। तो पहला कथन है x और y दोनों मिलकर दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं। ये तो पहला तो फॉलो कर रहा है कि यह देने के लिए पर्याप्त है, जबकि दूसरा जो है x को दीवार बनाने के लिए y से 5 दिन अधिक लगते हैं, इससे तो नहीं बना सकते। केवल इसका कथन एक ही अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे को देखिए कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 पर्याप्त है जबकि 2 पर्याप्त नहीं है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के आधार उसके बराबर क्षेत्रफल के समांतर चतुर्भुज के 1/3 है। तो समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो इसका उत्तर है 6:1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 3/4 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। तो हम भिन्न मान लेते हैं x में 3/4 जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त होता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 3 माइनस, इसको इस पार ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, इधर बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3/4 इसे हल करते हैं तो 4 लेंगे एलसीएम, इसका भाग देंगे आएगा 4, 4 × 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। गलत हो गया उत्तर जो है वो x में से 4/3 घटाएंगे, मतलब 4/3 जोड़ेंगे तब इसका मान आ जाएगा 3। हम उनसे उल्टा लिख दिए थे, 3/4 लिख दिए थे। तो x का मान हमें ज्ञात करने के लिए इसके बराबर हो जाएगा -4/3। इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 3, इसका इसमें गुणा करेंगे आएगा 9, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 में 4 का गुणा करेंगे 4, तो इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 5/3। इसे भिन्न में बदलेंगे तो 5 से 3 का इसमें भाग देंगे 1 बार और 2 शेष बचेगा /3। यही इसका उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई के आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। अगला प्रश्न, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों में दी गई जानकारी का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। तो वक्तव्य दिया गया, हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी भारत में बाल मृत्यु की दर अधिक है। तो पहला निष्कर्ष है, चिकित्सा वैज्ञानिक को जिंदगी बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। यह तो निष्कर्ष गलत है, क्योंकि
जो चिकित्सा वैज्ञानिक है वो चिकित्सा वैज्ञानिक अपना काम छोड़कर डॉक्टरों के रूप में क्यों कार्य करेंगे, वो अपना चिकित्सा के रूप में कार्य करेंगे। और इसमें कहा भी गया है चिकित्सा जब अच्छी चिकित्सा बनाएंगे तो, यानी पहला निष्कर्ष गलत है, जबकि दूसरा भी निष्कर्ष कह रहा है बाल मृत्यु दर को कम करने के सरकार को प्रयास करने चाहिए। तो यह तो निष्कर्ष सही है, क्योंकि सरकार को प्रयास करने चाहिए। अगर वो नए नए शिक्षा और नए नए टेक्निकल और नए डॉक्टर को उपलब्ध कराएगा तो मृत्यु दर कम हो जाएगी। तो ये दूसरा निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 69। यह श्रृंखला दी गई है और क्रम का उपयोग करके व्यंजन के रूप में रिक्त स्थान को भरिए। तो दिया गया है ए के अनुपात डी दिया गया है। थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ए के बाद डी दिया गया, ए के बाद डॉलर दिया गया, उसके बाद डी दिया गया, खाली जगह है, जी है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर अल्फा है। तो ए के बाद डी दिया गया है तो बीच में कितने संख्या छूटा है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या छूटा है। उसके बाद डी है, यहाँ से यहाँ पर देखिए। तो उसी प्रकार हम डॉलर को देखते हैं, तो डॉलर के बाद हम 5 संख्या छोड़ेंगे तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। तो डॉलर के बाद एंड, यहाँ एंड आएगा। उसी प्रकार डी के बाद जी है, यानी 5 संख्या। तो आप अगर डी के बाद 5 संख्या गिनना चाहें तो गिन लीजिए, यही क्रम बन रहा है। 1 संख्या, यहाँ डी है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। तो डी के बाद जी है, यानी डी के बाद जी बन रहा है, इसी क्रम में बन रहा है। तो हमें यही खाली जगह है जो वही ज्ञात करना था। तो खाली जगह पे यही वाला चिन्ह आएगा, एंड वाला। तो यही इसका सही उत्तर है। तो इसका आप विकल्प देख लीजिए, विकल्प में पहले में दिया गया है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यह सरलीकरण दिया गया है, इसे आप हल करेंगे तो इसका उत्तर 1 आएगा। आप इसे हल कर लीजिएगा, यह तो सरलीकरण आसान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घोल बिजली बनाने का चालक नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज घोल, क्योंकि इसमें आयन नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है, लोन फॉक्स ड्रेसिंग माई ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, एक कोड यदि SKYJAKCING को इतने में लिखा गया है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आप हल करके आपको दिखाते हैं। तो हल करने के लिए पहले लिखते हैं यस, उसके बाद के, उसके बाद वाई, जे, ए लिखते हैं, उसके बाद सी, उसके बाद के, उसके बाद आई, एन, उसके बाद जी। और यहाँ लिखते हैं ए, जे, वाई, के, एस, जी, एन, आई, के और सी। तो आप देख ले रहे हैं, ये जो 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्या है और ये 5 संख्या है। इन 5 संख्याओं को पहले ऐसे लिखा गया है, ए को इधर, उसके बाद जे को लिखा गया, उसके बाद वाई को लिखा है, उसके बाद के को लिखा गया, उसके बाद एस को लिखा। उसके बाद पहले जी लिखा है, उसके बाद एन लिखा, उसके बाद आई लिखा, उसके बाद के लिखा गया, उसके बाद सी लिखा। इसी प्रकार जब आप इसे भी बनाएंगे तो पहले इसे लिखेंगे पी लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे, उसके बाद एच लिखेंगे, सी लिखेंगे। उसी प्रकार इधर से लिखेंगे, पहले यस लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, फिर सी, फिर जे, उसके बाद पहले ए लिखेंगे, उसके बाद जे लिखेंगे। यही इसका बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो इन्हें हल करने
पहले गिनेंगे, पहले 1, ये 2, ये 2 हो गए, इधर लिख ले रहे हैं। फिर ये वाला गिनेंगे, 1 ये वाला, 2 एक ऊपर, 3 ये हो गए। फिर इसे गिनेंगे, 1 ये हो गया, एक संख्या ये 2, और उसके बाद ये बीच में जो है 3, ये दिया गया है 4, ये दिया गया है 5, ये दिया गया है 6, ये दिया गया है 7 प्लस 7। उसके बाद गिनेंगे, एक संख्या ये वाली है बीच में, एक संख्या 1, 2 एक ये पूरी बड़ी वाली 3 और 2 ये दिया गया, 3 2 5। इसे पूरा जोड़ेंगे तो 3 2 5, 7 5 12, 12 5 17। ये पूरा उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका छोटी आंत, जो छोटी आंत होती है इसमें पूर्ण पाचन होता है। लगभग 70 से 90% पूर्ण पाचन यहीं हो जाता है। उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में पानी जो बचा हुआ था वो पानी का अवशोषण कर लेता है, बाकी और जो खनिज पदार्थ जो 10% से 20% बचे होते हैं उसको अवशोषण करता है। उसके बाद मल को बाहर निकाल देता है। तो जो ऑप्शन नंबर 15 है इसका तीसरा उत्तर है। इसी प्रकार प्रश्न को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारा इसी प्रकार मनोबल को बढ़ाने के लिए लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।